Hello everyone. Today we are going to discuss the first chapter of Civic for class 7. The name of the chapter on equality. India is a democracy. In the class 6 book, we look at the key elements of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. So, let's begin. Now, what is equality? Equality is a condition in which adequate opportunities are given to all. So इक्वालिटी एक कंडीशन है जिसमें सारे लोगों को एक सुइटेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है. सो एक ही कंडीशन में सारे लोगों को जो सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है उसे कहते हैं इक्वालिटी. सो इक्वालिटी इज अ कंडीशन. इक्वालिटी एक कंडीशन है जिसके थ्रू सारे लोगों को एक इक्वल एडुकेट सुटेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी. नाउ इक्वल राइट टू वोट. In a democratic country like India, adults, irrespective of their religion, caste, education, status, or place of birth, are given the right to vote under universal adult franchise. So equal right to vote मतलब सबको वोट देने के अधिकार. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया के जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अडल्ट जो भी 18 एज ऑफ 18 और मोर देन 18 जिसका भी 18 साल उससे भी ज्यादा हो गया, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, जैसे भी इसका एजुकेशन हो, स्टेटस जो भी हो, जहां पर भी वो जन्म, इंडिया में जहां पर भी जिस प्लेस में भी वो जन्म ले, क्योंकि ये सारे चीज को छोड़ के भी जो इंडियन है जो 18 साल उसके ज्यादा है उनको वोटिंग देने की अधिकार है. इसे कहते हैं इक्वल राइट टू वोट. नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोग ने यहाँ पर देखा इक्वल राइट टू वोट में अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? नाउ लुक एट द डेफिनेशन. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, this is very important aspect of democratic societies. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है. इट मीन्स, इसका मतलब क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट दोज हु आर 18 एंड अबव, सारे जो एडल्ट जो जिसका एज 18 या 18 साल से ज्यादा है, सबको सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट, उनको वोट देने के अधिकार है. जिसका भी एज 18 साल या उससे ज्यादा है तो उनको वोट देने की अधिकार को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. चाहे वो रिस्पेक्ट ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे जिस जैसे भी सोशल बैकग्राउंड हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसे भी कास्ट हो, जो भी रिलीजियन हो, जैसे भी उसका एजुकेशन स्टेटस हो, जहां पर इंडिया में जहां पर भी जन्म लिया, सारे कुछ छोड़ के भी वो इंडियन हो, एक इंडियन है और उसका एज 18 साल उससे ज्यादा है तो उसको वोटिंग देने की अधिकार है. इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नाउ वी विल डिस्कस डज इक्वालिटी एग्जिस्ट. क्या इक्वालिटी है या नहीं है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. देखो, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जो वोटिंग के थ्रू लीडर को चुना जाता है और वही लीडर सारे लोगों के पक्ष के ऑन बिहाफ ऑफ सारे लोगों को एक इंडिया को एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और इंडिया को चलाते हैं. इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री. सो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. नाउ इन रियलिटी, रियलिटी में डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या? सबके पास इक्वल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लॉ के सामने सब इक्वल है. ओके, बट इन रियलिटी, हम रियलिटी में देखते हैं डिफरेंट एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर. जो भी अमीर और गरीब है उनमें डिफरेंस है. अमीर को ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं, गरीब को उतना नहीं मिलते. जो भी लॉ में, लॉ के सामने सब इक्वल है, फिर भी अमीर को ज्यादा मिलते हैं, गरीब को कम मिलते हैं. तो ये
डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं इन रियलिटी में। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम। इंडिया में जितने भी इनइक्वालिटी का फॉर्म है, इंडिया में जितने सारे इनइक्वालिटी फॉर्म है, उनमें कास्ट सिस्टम एक है। सो कास्ट सिस्टम अभी भी इंडिया में चलते हैं और वो इनइक्वालिटी है, कास्ट के बेस पर यहाँ पर डिफरेंस देखा जाता है। इक्वल उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते कास्ट के बेस करके। सो ये एक इनइक्वालिटी है। नाउ Dalits in India and minorities are denied the right to dignity and equality। जब भी दलित है, जो अब सो कॉल्ड लोअर क्लासेस है या माइनॉरिटीज है, जो जिसका नंबर ऑफ पीपल कम है कंपेयर टू मेजोरिटी, उनको डिनाई किया जाता है। उनको इस तरह से डिग्निटी और इक्वालिटी नहीं मिलते जिस तरह से मेजोरिटी को मिलते हैं, जिस तरह हाई कास्ट सोसाइटी को मिलते हैं। उसी तरह से दलित और माइनॉरिटीज को उसी तरह से डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी और इक्वालिटी नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी हमने देखा जो दलित से माइनॉरिटीज है उनको इक्वालिटी नहीं मिलते। तो इन रियलिटी में ये भी हम देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है जहाँ पर सब इक्वल है लॉ के सामने, मगर प्रैक्टिकल में डिफरेंसेस देखा जाता है, इनइक्वालिटी देखा जाता है। जैसे कास्ट सिस्टम एक इनइक्वालिटी फॉर्म है, कास्ट के बेस पर इनइक्वालिटी होते हैं। जो दलित है, जो माइनॉरिटीज है, उनके भी डिग्निटी और इक्वालिटी उतनी तरह से नहीं मिलते जिस तरह से मिलना चाहिए। तो ये सारे इनइक्वालिटी देखा जाता है। नाउ व्हाट इज दलित? दलित इज अ टर्म, दलित एक शब्द है दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित एक शब्द है जो सो कॉल्ड लोअर का, जो लोअर कास्ट है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, जो अपने को यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, खुद को दलित कहते हैं क्योंकि ये लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट है। तो दलित एक टर्म जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट को इंडिकेट करते हैं। दलित वर्ड का जनरल मीनिंग क्या है? दलित मीन्स ब्रोकन, and by using this word lower caste are pointing to how they are and continue to be। so दलित शब्द का जनरल मीनिंग है ब्रोकन। सो इस शब्द को यूज करके लोअर कास्ट ये पॉइंटिंग करने चाहते हैं हाउ दे वेयर, वो लोग कैसे है, कंटिन्यू टू बी, और कैसे चल रहा है उनकी सोसाइटी से, कैसे उनको इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, उसका एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ब्रोकन की तरह है, जो और चीजों से सोसाइटी के थोड़ा सा ब्रेक है, अलग है, क्योंकि उस सोसाइटी को उस तरह से अपॉर्चुनिटी, उस तरह का इक्वालिटी नहीं मिल रहा है जिसको बाकी सोसाइटी को मिल रहा है। तो ये सोसाइटी से अलग है, इसीलिए ब्रोकन। एंड सीरियसली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, इनको नेगेटिवली जज किया जाता है, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कास्ट के बेसिस के ऊपर डिपेंड करके। तो इसीलिए इसको दलित कहा जाता है। सो दलित का मतलब होता है सो कॉल्ड लोअर कास्ट को दलित कहा जाता है। दलित का जनरल मीनिंग क्या है? ब्रोकन। क्यों इनको ब्रोकन, इस मीनिंग का ये वर्ड इनके सुइटेबल होता है क्योंकि ये भी समाज के हायर क्लास से ये बिछड़े हुए, उनकी तरह से इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इसीलिए इनको दलित कहा जाता है। नाउ एक दलित राइटर की हम यहाँ पर बात करेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक फेमस दलित राइटर थे। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी जूथन, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी जूथन लिखा था। सो यहाँ पर एक दलित है जिनके एजुकेशन सिस्टम में या अपने लाइफ में उस तरह से अपॉर्चुनिटी क्वालिटी नहीं मिला था, उनकी डिग्निटी हैम्पर किया गया है, ठीक है। इसीलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर है वो, और उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जूथान। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी were not given an apartment for rent because of their religion Muslim। यहाँ पर दूसरे हम देख रहे, जब इक्वालिटी की बात हो रहा है, हमने दो एग्जांपल देखा था, दलित और माइनॉरिटीज को उस तरह से डिनाई किया जा रहा है, उनको इक्वालिटी उस तरह से नहीं मिल रहा है। तो एक एग्जांपल हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि को देखा, जो एक दलित राइटर है, उन्होंने एक फेमस ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था जूथान। उनको भी अपने स्कूल टाइम में उनको दलित के वजह से उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था।
वैसा ही मिस्टर और मिसेस अंसारी को एक अपार्टमेंट, एक रूम किराए पर नहीं दिया गया क्योंकि उसका रिलीजियन मुस्लिम था। सिर्फ इसी वजह से उनको वो रूम किराए पर नहीं दिया गया। सो इन दोनों केसेस में हम लोग ने देखा जो यहाँ पर किस तरह से इनइक्वालिटी है इंडिया में। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। जो दो एग्जांपल हमने दिया है उसमें क्या हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज इन दोनों को अनइक्वली ट्रीट किया गया। किसके थ्रू? सिर्फ इनका कास्ट अलग है, इनका रिलीजियन अलग है। सो धर्म और कास्ट के नाम पर अलग होने के कारण इन लोगों को वो इक्वली ट्रीटेड नहीं किया गया है। नाउ वी विल डिस्कस इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। Okay, let's start. The Indian Constitution recognizes every person as equal. Indian Constitution सारे पर्सन को इक्वल रिकॉग्नाइज करते हैं। However, it doesn't mean that inequality does not exist in India. इसका मतलब ये नहीं है इंडिया में इनइक्वालिटी नहीं है। हमें कुछ ही देर टाइम पहले हमने देखा कास्ट सिस्टम के ऊपर ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर इनइक्वालिटी हुआ था। ओके, रिलीजियन के ऊपर मिस्टर और मिसेस अंसारी के ऊपर हुआ था। तो इनइक्वालिटी प्रैक्टिकली में एग्जिस्ट करते हैं, मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करते एवरी पर्सन एज इक्वल। सारे पर्सन लॉ के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने इक्वल है। Now, 4 provisions provided equality in India. चार प्रोविजन है जो इंडिया में इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या है? नंबर 1, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के सामने भी इक्वल है, चाहे वो हाईएस्ट पर्सन हो या लो पर्सन हो, चाहे वो जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक आम इंसान हो, सब लॉ के सामने इक्वल है। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नंबर 2, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजियन, रेस, जेंडर। कोई तरह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके कास्ट के बेसिस के ऊपर, उसके कलर, चाहे वो व्हाइट हो, ब्लैक हो या कोई भी हो, इसके ऊपर रिलीजियन, उसके धर्म जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन हो, इसका रेस जो भी हो, उसका जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसके थ्रू किसी इंसान को एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। नंबर 3, एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितने भी पब्लिक प्लेसेस है, चाहे वो पार्क हो, चाहे कोई फील्ड हो, वहां पर जो भी जितने भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर सभी जा सकते हैं। ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमें देते हैं। नंबर 4, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। ओम प्रकाश वाल्मीकि के थ्रू हमने देखा उन्होंने दलित है, तो दलित के ऊपर हायर क्लास एक अनटचेबिलिटी, उनको स्पर्श नहीं करते, उनसे दूर रहते, इसे कहते हैं अनटचेबिलिटी। ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको एबोलिश किया गया, इसको हटा दिया है। तो हमने देखा 4 प्रोविजन है इंडिया में जो इक्वालिटी प्रदान करते हैं। एक, सारे लोग इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सारे लोग लॉ के सामने इक्वल है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजियन, रेस, जेंडर। कोई भी, चाहे कोई भी कास्ट का हो, जैसे भी कलर हो, कोई भी रिलीजियन हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबर 3, एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस। सब लोग सारे पब्लिक प्लेसेस में, चाहे गार्डन, पार्क, ऐसे सारे पब्लिक प्लेसेस में ये लोग जा सकते हैं। और अनटचेबिलिटी को यहाँ पर हटाया गया। तो ये 4 प्रोविजन से इंडिया में इक्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब सवाल है गवर्नमेंट किस तरह से इनइक्वालिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। नाउ लुक, द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट इक्वालिटी फर्स्ट थ्रू लॉ। सो गवर्नमेंट में पहला जो कोशिश है वो लॉ के थ्रू सबके इक्वालिटी को लाने की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया। तो एक नंबर लॉ, सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। जो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी पीछे है, जो कम्युनिटीज पीछे है, उनको इक्वली लाने के लिए, उनको जो एडवांटेज कम्युनिटीज है उनके बराबर लाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम और प्रोग्राम्स को लागू किया है। इसी तरह से गवर्नमेंट ट्राई करते दो तरह से, एक लॉ और एक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। ना हम यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं जो किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम लाते हैं।
जैसे प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड, जैसे प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। बच्चों का अटेंडेंस और उसके ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में जाए शिक्षा लेने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया है। द मिड डे मील स्कीम, अब मिड डे मील स्कीम है क्या? मिड डे मील स्कीम refers to the program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch. So मिड डे मील स्कीम एक प्रोग्राम है जो सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मतलब क्लास 1 to 8 स्कूलों में लागू किया गया है, जहां पर बच्चे को दोपहर को स्कूल में खाना दिया जाएगा। इसे कहते हैं मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम को लागू किया गया है। Remember, Tamil Nadu is the first state in India to introduce this scheme. तमिलनाडु पहला स्टेट है इंडिया का जिन्होंने ये प्रोग्राम को लागू किया था। सो मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू बच्चे आज के डेट में मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ गए, उसका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ रहा है। जो भी बच्चे बहुत गरीब है, जिनके पास खाने के कुछ नहीं है, अब स्कूल में खाने मिल रहे हैं, इसके वजह से वो आ रहा है स्कूल में और उसके साथ उसे शिक्षा भी मिल रहा है, उसको खाना भी मिल रहा है। सो इसी तरह से गवर्नमेंट क्या करे, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उनको एडवांटेज कम्युनिटी के इक्वल लाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स और स्कीम के तहत। In 2001, the Supreme Court asked all the state governments to begin this scheme in their school within 6 months. अब तमिलनाडु ने तो पहला स्टेट था जो इस स्कीम को, मिड डे मील स्कीम को लागू किया था अपने स्टेट में। अब उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि इस स्कीम को अपने स्टेट के स्कूलों में लागू किया जाए, चालू किया जाए, और ये भी 6 महीने के अंदर। तो इसी तरह से मिड डे मील स्कीम को स्टेट में लागू किया गया। अब ये बहुत अच्छी तरह से ये स्कीम चल रहा है। नाउ वी विल डिस्कस इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। अभी तक हम लोगों ने जाना है डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी क्या है। इंडियन कॉन्टेस्ट में हम लोग डेमोक्रेसी को देखा, इक्वालिटी को देखा, इनइक्वालिटी का कुछ एग्जांपल देखा। इंडियन गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इक्वालिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, और कंट्री में इस डेमोक्रेसीज का जो इक्वालिटी का इश्यूज है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इन यूएसए ऑल्सो द सिविल राइट्स मूवमेंट ऑफ 1960s restored the dignity of Afro-American based on color. सो एफ्रो अमेरिकन जो होते हैं उनके कलर वो थोड़ा सा ब्लैक स्किन कलर होते हैं। सो उनके ऊपर कलर के वजह से उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उनके बहुत सारा राइट से बहुत सारी चीजों से उनको इक्वल राइट नहीं मिलते थे जो व्हाइट पीपल को मिल रहा था वहां पर। सो यहाँ पर एक मूवमेंट हुआ था, द सिविल राइट्स मूवमेंट, जो 1960s में हुआ था। अब सवाल ये है, ये सिविल राइट्स मूवमेंट है क्या? The civil rights movement refers to a movement. Civil right movements movement को रेफर करते हैं। Civil right movement का मतलब एक मूवमेंट है जो that began in USA, जो USA में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था इन 1950s में स्टार्ट हुआ था, and in which अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट्स। जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे उन्होंने इक्वल राइट्स की डिमांड किया था इस मूवमेंट के थ्रू तहत, एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो किस कलर का ऊपर करके भेदभाव किया जा रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए, उनको इक्वल राइट्स देने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ने एक मूवमेंट किया था यूएसए में 1950s के दौरान। इसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है, और इसी मूवमेंट की वजह से एक लॉ इंप्लीमेंट हुआ है जिसे कहते हैं द सिविल राइट्स एक्ट वाज पास्ड इन 1964। 1964 में एक सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया था इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सो हमने यह देखा था यूएसए में भी जहां पर भी डेमोक्रेसी वहां पर भी इनइक्वालिटी
इनइक्वालिटी एग्जांपल हमने देखा, जो वहां पर सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ था, जो एक मूवमेंट सिविल राइट्स मूवमेंट करने के बाद अफ्रीकन अमेरिकन पीपल को इक्वल राइट्स मिला था। और उस एक्ट का नाम क्या है? सिविल राइट्स एक्ट, जो 1964 में पास हुआ था। इस सिविल राइट्स मूवमेंट में जो एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था वो रोजा पार्क्स। इस सिविल राइट्स मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था रोजा पार्क्स ने। रोजा पार्क्स कौन है? एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन था जो चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विथ वन डेफिएंट एक्ट, जो एक डेफिएंट एक्ट के तरह इस सारे जो चीज है इसको चेंज किया था। तो रोजा पार्क्स सिविल राइट्स मूवमेंट का एक मेंशनेबल नेम है। सो यहाँ पर रोजा पार्क्स के पास हुआ क्या था, एक दिन वो थका हुआ ऑफिस से जा रहा था, और वहां पर जो सीट था, अब व्हाइट पीपल को, जो भी ब्लैक पीपल अफ्रीकन होते हैं उनको पीछे बैठना होता है। अगर सामने बैठ गया, अगर कोई व्हाइट पीपल बैठना चाहता तो उनको सीट छोड़ना पड़ता था। मगर रोजा पार्क्स एक दिन बहुत टायर्ड था, काम करके वापस आ रहा था, बहुत टायर्ड था। उसी टाइम उन्होंने एक व्हाइट पीपल उसको छोड़ने के लिए कहा था, और उन्होंने ये माना कर दिया था, और ये बात बहुत दूर तक फैली थी। तो इसीलिए रोजा पार्क्स ये चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री with this डिफरेंट एक्ट। ये जो एक्ट किया था, ये जो चीज किया था, इसके थ्रू ये मूवमेंट बहुत ही दूर तक चला था, और अल्टीमेटली 1964 में सिविल राइट एक्ट पास करके इस चीज को बंद करना पड़ा इन यूएसए में। अभी तक हमने देखा इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से इक्वालिटी सबको प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं लॉ और स्कीम के तहत। इसके बावजूद, जैसे मिड डे मील का एक प्रोग्राम के बाद यहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया, इसके बावजूद भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में इनइक्वालिटी है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसे मिस्टर मिसेस अंसरी के एग्जाम्पल हमने देखा था। तो इस तरह इसके बावजूद भी है, सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा सिविल राइट्स मूवमेंट्स यूएसए में हुआ था, किस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन पीपल ने अपना राइट्स को पाया था, ये सारे मूवमेंट हमने देखा था। सो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज डिस्कशन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।